हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदिया स्टडी एकेडमी में। आज हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की 12वीं मैराथन क्लास है साइंस की। यहाँ पे हम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके साथ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम थ्योरी को भी कवर करते चलते हैं। यानी यहाँ पे साइंस की कंप्लीट तैयारी आपकी हो रही। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो रही है। दूसरा, कैसे प्रश्न आगे आ सकते हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है। साथ ही हर एक प्रश्न की हम यहाँ पे थ्योरी भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आया, आपका म्यूटेशन टॉपिक आया, म्यूटेशन आपका आंसर है, तो हम पूरा म्यूटेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, डायग्राम सहित। तो ऐसे क्या है, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो चल ही रही है। साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे चल रही है। अगर आप ये मैराथन क्लास रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी साइंस की एक बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय रसोई गैस डैश डैश का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? सल्फर और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। किसका मिश्रण होता है? तो जो भारतीय रसोई गैस को क्या बोला जाता है? एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो ये मेनली दो गैस का मिश्रण होती है, एक है प्रोपेन और दूसरा क्या है? ब्यूटेन। अब जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 क्या होता है? C3H8। वहीं पे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो जो एलपीजी होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। एलपीजी का फुल नेम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये अगर जनरली देखा जाए तो जनरली ये गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको कंप्रेस करके जब इसको सिलेंडर में भरा जाता है तब ये कंप्रेस होके किस रूप में आ जाता है? लिक्विड के रूप में आ जाता है, ठीक है। और जो एलपीजी होती है ना, उसमें एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको बोला जाता है इथाइल मर्केप्टेन। अब जो इथाइल मर्केप्टेन होता है ये मिलाया क्यों जाता है? तो ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस लीक करे ना तो उसमें से एक तेज तीखी गंध आती है, जिससे ये हमको पता चल जाता है कि जो गैस हैं वो लीक कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है इसका खास कोई स्मेल नहीं होता, तो अगर लीकेज प्रॉब्लम होगी तो इससे नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए उसमें इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जो कि एक तेज गंध वाला पदार्थ होता है, जो कि गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक RH है? रेनियम का, रेडियम का, सॉरी रोडियम का, रेडोन का या फिर रोंटिजेनियम का? किस तत्व का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो RH होता है, ठीक है। तो देखिए जो रेनियम होता है, रेनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? RE होता है। रोंटियम का क्या होता है? इसका होता है RH। रेडोन का क्या होता है? RN होता है। वहीं पे जो रोएंटिजियम जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? RG होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कुछ और हम महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतीक देख लेते हैं। जैसे जो सोडियम है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na होता है। किसका? सोडियम का, ठीक है। दूसरा, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? K होता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? K होता है। आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe होता है। आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe होगा। और जो Cu होता है ये किसका रासायनिक प्रतीक होता है? तो ये होता है कॉपर का। सिल्वर का या फिर चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? गोल्ड का होता है Au। जबकि मर्क्यूरी यानी पारा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। और लेड यानी सीसा जिसको बोला जाता है, तो लेड का रासायनिक प्रतीक होता है Pb। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतीक हैं, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर संगीत प्रणाली बजाई जाती है तो संभावित परिणाम है। ध्वनि गूंज उठेगी, आवाज़ धीमी सुनाई देगी, ध्वनि स्रोत से 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी, ध्वनि स्रोत से किसी भी दूरी पर श्रव्य नहीं होगी। ये पूछा गया है कि अगर चंद्रमा पे कोई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर वो बजाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, संभावना क्या है कि परिणाम क्या निकल के आएगा। तो देखिए चंद्रमा पे हमको पता है कि चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं है,
जब चंद्रमा पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है। अब क्योंकि हमको एक चीज़ और पता है कि जो साउंड होता है यानी ध्वनि होती है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। अब माध्यम में चाहे वो सॉलिड माध्यम हो, चाहे वो लिक्विड माध्यम हो, चाहे वो गैस माध्यम हो, कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। हालांकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि गति करती है, ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होती है, फिर जाके गैस में होती है। लेकिन अगर निर्वात की कंडीशन है यानी कोई भी वातावरण प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे ध्वनि गति ही नहीं करेगी, वहाँ पे साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा। अब क्योंकि चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं होता है, जब चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं है तो वहाँ पे चाहे आप डीजे बजवा दीजिए, क्या साउंड ट्रैवल करेगा? जो आमने सामने व्यक्ति बैठे हैं क्या उनको दिखाई सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो यह इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहला क्या बोला है, ध्वनि गूंज उठेगी कैसे? जब माध्यम ही नहीं है तो ध्वनि कैसे गूंजेगी? धीमी तेज की कोई बात ही नहीं है, साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा। ध्वनि स्रोत से 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी, ये भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि स्रोत से किसी भी दूरी पर श्रव्य नहीं होगी, यानी चाहे वो बिल्कुल दो व्यक्ति बिल्कुल पास पास में खड़े हो, चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो, उनको आपस की आवाज़ें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं है। अब वातावरण नहीं है तो ध्वनि ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा चूना द्वारा जल से अस्थायी कठोरता को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रैंक मेथड या फ्रैंक पद्धति कहा जाता है, क्लार्क मेथड कहा जाता है, बॉयल्स मेथड कहा जाता है, या ग्रांट मेथड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या आपको इन सभी पद्धतियों के बारे में पता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैंक मेथड के बारे में। तो ये क्या है, जो हार्ड वाटर होता है ना, कठोर जल होता है, हार्ड वाटर की ये कठोरता को दूर करने में उपयोग की जाती है। ये जो पद्धति है ये कठोर जल को नरम बनाने में की एक विधि मानी जाती है। इसमें क्या है, इसमें रासायनिक पदार्थ मिला के, जैसे कोई हॉट वाटर है यानी कठोर जल है, तो इसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है और इसकी कठोरता जो होती है वो क्या की जाती है? कम की जाती है। आप ये टर्म याद रखिएगा, यहाँ पे जल की कठोरता कम की जाती है, कम, हटाई नहीं जाती, क्या की जाती है? कम की जाती है। अब क्लार्क मेथड क्या होता है, तो जो अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता मतलब क्या है? टेम्परेरी जो हार्डनेस होता है, टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए होता है, उसको दूर किया जा सकता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसको दूर करने की विधि होती है, या अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि ये है। कौन सी? क्लार्क मेथड। इस विधि में जो पानी होता है ना, पानी में स्लेक्ट लाइम मिलाया जाता है। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये मिलाया जाता है, जिसको चूना बोला जाता है, मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन के ये क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है, और जो ऊपर पानी बचता है वो कैसा होता है? प्योर होता है। और ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइम। क्या बोला जाता है? स्लेक्ट लाइम। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न में पूछा भी है कि सोडा चूना द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लार्क मेथड बोला जाता है। इसमें क्या प्रोसेस अपनाई जाती है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बॉयल्स मेथड क्या होता है? तो बॉयल्स मेथड ये गैसों से संबंधित है। ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, कौन कौन? दाब और आयतन। क्या? दाब और आयतन। तो इनके बीच में ये संबंध बताने का काम करता है कौन? बॉयल्स मेथड। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दाब आयतन के संबंध से जुड़ा, ये किससे में बताया जाता है? बॉयल्स के नियम में बताया जाता है कि इसमें गैस के दाब और आयतन के बीच में संबंध को बताया जाता है। ग्रांट मेथड या अनुदान पद्धति क्या होती है? यह भी जल की कठोरता को कम करने से संबंधित एक मान लीजिए कि ये केमिकल प्रक्रिया है। तो ये क्या है? ये तीनों पानी की कठोरता को दूर करने की एक प्रक्रिया है, सिर्फ बॉयल्स मेथड को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे अस्थायी कठोरता पूछा है, तो उसके लिए कौन सी विधि, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क पद्धति अपनाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक संगठन है? सकारात्मक संगठन मतलब जिसमें पॉजिटिविटी हो, जो पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव क्या है? देखिए, एक है असहभोजिता। असहभोजिता मतलब क्या होता है कि इसमें एक जीव है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। माइनस किसको बताता है? माइनस हार्म को या नुकसान को बताता है। और दूसरा एक जीव है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीरो अगर लिख रही तो वो किसके लिए होगा? प्रभावहीन के लिए होगा, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। माइनस किसके लिए है? हार्म के लिए, नुकसान के लिए। और जब पॉजिटिव लिखूंगी ये किसके लिए होगा? प्रॉफिट के लिए या फायदा के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें असहभोजिता में क्या होता है? एक जो जीव है उसको नुकसान पहुंच रहा और दूसरा जो जीव है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल के तौर पे जो पेनिसिलियम होता है वो फंगस बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है,
लेकिन पेनिसिलियम में क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा आ जाते हैं प्रीडेटर या परभक्षण पे। इसमें क्या है, जो एक जीव शिकारी है वो दूसरे जीव को मार के खाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शेर है, शेर किसको मारेगा, हिरण को, ठीक है, शेर हिरण को खा लेता है। सांप किसको मारता है, सांप है चूहा को मारता है। तो इसमें देखिए एक का क्या हुआ, फायदा हुआ, और दूसरे का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, परभक्षण बोलते हैं। परजीविता क्या होता है, तो इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। इसमें भी दूसरे जीव को नुकसान होता है। कैसे, जैसे जो टैप वर्म होता है ना, कौन सा, टैप वर्म, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है मनुष्य की आंतों में। कहाँ पे रहता है, मनुष्य की आंत में रहता है परजीवी के रूप में। तो इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोला जाता है, परजीविता कहा जाता है। कसकुटा पौधा जो होता है ये भी परजीविता का उदाहरण है। अब म्यूटलिज्म में क्या होता है, सहजीविता। सहजीविता मतलब क्या समझते हैं कि इसमें दोनों जीव को लाभ होता है, इसमें दोनों जीव को लाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन क्या है, देखिए लाइकेन में क्या है, ये मिल के बना होता है एल्गी, ठीक है, एल्गी से मिलके बना होता है और फंगस से मिलके बना होता है। तो इसमें जो फंगस होता है ना, वो एल्गी को क्या देता है, शेल्टर देता है, यानी आवास देने का काम करता है। और जो एल्गी होता है ये क्या करता है, इसको नमी प्रोवाइड करेगा और नमी के साथ साथ फूड बना के, भोजन बना के, क्योंकि जो एल्गी होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो एल्गी भोजन का निर्माण करके फंगस को देता है और फंगस छाया देता है ताकि एल्गी सूखे नहीं। इस तरह दोनों को लाभ होता है और दोनों सहजीवन जीवन को व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, सहपरोपकारिता बोला जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन अन्योन्य क्रिया है, सहपरोपकारिता या फिर सहभोजिता, जिसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, न्यूट्रलिज्म यानी उदासीनता, या फिर असहभोजिता। असहभोजिता और म्यूचुअलिज्म के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सहपरोपकारिता और उदासीनीकरण के बारे में। अब यहाँ पे देखिए उदासीन बोला ही है, उदासीन मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों जीव पे कोई प्रभाव ना पड़े, दोनों क्या हो, जीरो हो, ना इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है ना इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनता। दोनों रह तो साथ साथ रहे पर दोनों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीनता। अभी हमने पॉजिटिव पढ़ा है, सकारात्मक टर्म पढ़ा है। सकारात्मक में क्या है, दोनों को लाभ हो। सकारात्मक अगर बोल दे कि इनमें से कौन सा सकारात्मक है, तो सकारात्मक मतलब आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें दोनों को लाभ हो, ठीक है। और अगर पूछ लेता कि इनमें से कौन सा नकारात्मक है, तो नकारात्मक में हमको ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें दोनों को क्या हो, हार्म हो, दोनों को हानि हो। अब यहाँ पे क्या पूछा है, उदासीन अन्वयन क्रिया, यानी ऐसी चीजें, ऐसे जीव जो रहते तो साथ साथ हैं पर ना इसको कोई प्रभाव पड़ता ना इसको कोई प्रभाव पड़ता, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिज्म या फिर उदासीनीकरण बोलते हैं। इसमें दो जीव रहते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन ना दोनों को हानि होता और ना दोनों को कोई लाभ होता है। सहपरोपकारिता क्या होता है, इसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता ना हानि होता, वो जीरो में रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसको क्या बोलते हैं, सहपरोपकारिता बोला जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु एक डेड डैश है, तत्व है, सामग्री है, एंटी सोशल एलिमेंट है, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण है। बताइए वायु क्या है। देखिए हम सबको पता है कि जो एयर या फिर वायु है ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। अब देखिए आपके एटमॉस्फेयर में, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ऑर्गन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जलवाष्प यानी वाटर भी पाया जाता है, वाटर वेपर भी पाया जाता है, आपका नियॉन भी पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाती है, सारी गैसें पाई जाती हैं। और जो एयर होता है ना, वायु होती है, इन सभी गैसों का मिश्रण होता है। हालांकि हर किसी का परसेंटेज अलग होता है, हर एक गैस अलग अलग परसेंटेज में पाई जाती है, पर इन सभी के मिक्सचर को मिला के क्या बोला जाता है, एयर या फिर हवा, वायु बोला जाता है। जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। वहीं पे आर्गन कितनी होती है, 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 के लगभग होती है, 0.03 से लेकर 0.4% के लगभग होती है। बाकी जो होती हैं वो जल वाष्प और आपका हीलियम, नियॉन पाया जाता है। और इन सभी के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, इन्हीं सभी के मिक्सचर को एयर या फिर वायु बोला जाता है। तो वायु क्या है, एक प्रकार का गैसों के मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा बल का एसआई मात्रक है? जूल है, पास्कल है, कैंडेला है या फिर न्यूटन है? देखिए, बल का एसआई मात्रक तो सभी को पता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब जो जूल है, जूल किसका एसआई मात्रक होता है? ये होता है कार्य का। और पास्कल किसका होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है। कैंडेला किसका होता है? तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। अब ये तो हो गए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक पढ़ लेते हैं। जैसे वेग है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब वेग से ही रिलेट करके क्या है? त्वरण है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये होता कैसे है? क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है? समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे क्या है? समय। अब देखिए, समय क्या, वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। नीचे समय और हो जाएगा तो ये समय ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वहीं पे बल हम पढ़ चुके, कार्य हम पढ़ चुके। शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर का होता है वॉट। ठीक, पावर का क्या होता है? वॉट होता है। दाब भी पढ़ चुके। घनत्व का एसआई मात्रक या डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनके एसआई मात्रक आपको पता होने चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी थ्योरी भी मैंने कराई है। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, मुश्किल से 15-15 मिनट की 2 क्लासेस हैं। 2 क्लासेस में आपको पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट कवर हो जाएगा। सारी एसआई मात्रक, आपको व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, इन सभी का आपको एसआई मात्रक क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपको बीमा निकालना पता चल जाएगा। एक ही क्लास में हमने सीखा है कि कैसे मात्रक से हम बीमा निकाल सकते हैं। तो ये क्लासेस आप जरूर जाके देखिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक। उसके बाद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न है, रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के, संवेग के, द्रव्यमान के या फिर वेग के या वेलोसिटी के? तो जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण पे काम करता है। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अगर क्लोज्ड सिस्टम है, यानी बंद कोई प्रणाली है, तो इसमें या टक्कर होती है या फिर क्रिया, कोई भी अगर क्रिया होती है तो क्रिया के पहले का जो संवेग होता है और क्रिया के बाद का जो संवेग होता है, दोनों क्या होता है? हमेशा आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं m1 v1। m1 क्या है? मास को बताता है। v1 उसके वेग को बताता है। प्लस m2 v2। ये बाद में टक्कर के पहले मान लीजिए मास इतना है, संवेग इतना है, तो जो टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 ही होगा। यानी जितना संवेग पहले था, जितना संवेग पहले था, उतना ही संवेग क्या होगा? बाद में होगा। जो रॉकेट होता है ना, इसी सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो नीचे की तरफ एक गैस छोड़ता है। अब जितना ही ज़्यादा फोर्स से, जितने संवेग से वो गैस को नीचे के डायरेक्शन में छोड़ेगा, उतना ही तेजी से वो क्या होगा? रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होगा। तो हमेशा जितना संवेग नीचे होगा गैस का, उतना ही वेग क्या होगा? रॉकेट का होगा। यानी संवेग जितना पहले था उतना ही क्या होगा? बराबर होगा, ऊपर होगा, बाद में होगा। इसी को क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, एनर्जी क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है? तो द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु की जो पदार्थ की मात्रा, यानी वो जो वस्तु है बना किससे किससे है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट बना है, तो उसमें मान लीजिए कोई क्रीम बनी है, तो उसमें जेल यूज हुआ है, ऑयल यूज हुआ है, तो ये सब जो पदार्थ है उसमें यूज हुए हैं, वही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान कहलाएगा। और वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी जो आटा है, आटा बना है किससे? वाटर। और जो गेहूं का चूरा है उससे बना है, तो वो उसको आप कहीं भी ले जाइए, उसका जो पदार्थ की मात्रा है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ये वस्तु की जड़त्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इनर्शिया को दर्शाता है। किसको? इनर्शिया को दर्शाता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को क्या बोला जाता है? एनर्जी या ऊर्जा बोला जाता है। अब जो ऊर्जा होती है ये कई प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊष्मा ऊर्जा होती है। जो एनर्जी होती है वो कई प्रकार की होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अभी हम पढ़ के आए हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है विस्थापन की दर।
किसी भी वस्तु का विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। क्या कहलाता है? वेग, यानी विस्थापन की दर। कोई भी वस्तु है वो कितना विस्थापित हो रहा है वही उसका वेग कहलाता है। और जो वेग होता है ना, इसमें हमेशा दिशा भी शामिल होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी शामिल होता है। इसीलिए वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अभी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्रश्न से क्या क्या क्लियर हुआ? एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है ये आपने पढ़ लिया, संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ लिया, द्रव्यमान क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है ये आपने पढ़ लिया, और वेग क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। लगभग एक प्रश्न से हमारे कम से कम 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव डैश डैश के कारण होता है? अणुओं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अणुओं के बीच मौजूद विद्युत बल के कारण, अणुओं के बीच असंजक बल के कारण, या अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। किसके कारण होता है पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव में? तो जो पृष्ठ तनाव होता है ना, ये अणुओं के बीच कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल के कारण होता है। अब ये ससंजक बल होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई द्रव भरा है, ठीक, तो जो नीचे के अणु होते हैं ये एक दूसरे अणु को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ ये क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगता है? बैलेंस फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? बैलेंस, इक्वल फोर्स, बराबर फोर्स लगता है। लेकिन जो सतह पे अणु होते हैं उनको ऊपर जोड़ने के लिए कोई भी अणु नहीं होता है, ठीक है, इनमें ऊपर तो कोई अणु नहीं होता जिनसे वो जुड़े, जिनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसीलिए ये अणु जो होते हैं वो कैसे किधर की ओर, अंदर की ओर, भीतर की ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से ऊपर एक झिल्ली नुमा परत बन जाती है। इसी को ही क्या बोला जाता है? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव की भांति क्या करती है? व्यवहार करती है। इसी कारण जो पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी की बूंद का गोल बनना। पानी की बूंद जो होती है वो गोल आकार की क्यों बन जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। कुछ कीड़े हैं वो पानी की सतह पर चल पाते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन जैसी परत बन जाती है, उसके ऊपर कीड़े चढ़ पाते हैं, चल पाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव। अगर यहाँ पे सुई या ब्लेड एकदम सावधानी से धीरे से रखा जाए तो वो भी इसमें स्टेबल बना रहेगा, डूबेगा नहीं। तो वो सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वो किस वजह से होता है? तो अणुओं के बीच ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल कोण की इकाई क्या है? रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री, या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो समतल कोण की जो इकाई होती है क्या होती है? रेडियन होती है। वहीं पे जो घन कोण की अगर बात की जाए तो घन कोण की इकाई क्या हो जाती है? स्टेरेडियन हो जाती है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान को डैश डैश द्वारा समझाया जा सकता है? स्थान की मात्रा, समय की मात्रा, वजन की मात्रा, या फिर पदार्थ की मात्रा, या अमाउंट ऑफ मैटर। अभी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं कि जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, कि किस पदार्थ से कोई वस्तु बनी है वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान या मास कहलाता है। और इसका SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव की श्यानता अधिकतम होगी? पानी की, या फिर हनी यानी मधु की, ब्लड की, या फिर एयर की? किस द्रव की श्यानता अधिक होगी? देखिए, श्यानता या फिर विस्कोसिटी क्या बताता है कि कोई द्रव बहने में कितना प्रतिरोध करता है, यानी कौन सा द्रव आसानी से बह जाता है, आसानी से प्रवाह होता है, बह जाता है, और कौन से द्रव को प्रवाह होने में कठिनाई होती है। अब ये आसानी से कौन सा द्रव बहता है, कौन सा नहीं, ये कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा द्रव का गाढ़ापन। जो द्रव ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका प्रवाह क्या होगा? कम होगा। उसका जो प्रवाह है उसका बहाव कम होगा। और जो द्रव गाढ़ा कम होगा तो उसका प्रवाह क्या होगा? उसका प्रवाह ज़्यादा होगा। जैसे जो पानी होता है ना, पानी देखिए पतला होता है, पानी पतला होता है। तो जब पानी पतला होता है तो ये आसानी से बह जाता है। पानी आसानी से बह जाता है कि नहीं? वहीं पे अगर शहद की बात करें तो ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है। कैसा लिक्विड होता है? गाढ़ा होता है। तो ये आसानी से प्रवाह नहीं कर पाता है, आसानी से बह नहीं पाता है। तो देखिए, जो पानी है ये पतला होता है, ब्लड भी पतला होता है, एयर तो गैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा द्रव है वो कौन सा है? हनी है या फिर मधु है। ये बहुत धीरे धीरे बहता है, इसको अगर आप रख देंगे तो वहीं पे जम जाता है, ये बहता नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
गतिमान द्रव की आसन्न परतों के बीच सापेक्ष गति को श्यान बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सबसे अच्छा है? किसी स्थिति पर प्रभाव, इफेक्ट एट सम कंडीशंस, कभी प्रभावित नहीं करता है, नेवर इफेक्ट्स, विरोध करता है, या फिर फैसिलिटेट यानी सुविधा प्रदान करता है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि गतिमान द्रव की आसन्न परतें, आसन्न परतें मतलब क्या होती है? जो पास पास की परत होती हैं, ठीक है। कोई भी द्रव अगर प्रवाहित हो रहा तो जो उसके आसपास की जो परत होती हैं इनके बीच एक सापेक्ष गति होती है। इस गति को क्या बोलते हैं? श्यान बल बोलते हैं। इस गति पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? श्यान बल। श्यान बल को और क्या बोला जाता है? विस्कस फोर्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये क्या करता है, जो विस्कस फोर्स है ये क्या करता है? तो विस्कस मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम पढ़े ना, पानी और शहद के बारे में पढ़े, ठीक है, पानी और शहद के बारे में पढ़े। तो जैसे जो पानी होता है, पानी कैसा होता है? पतला होता है, तो ये आसानी से बह जाता है। पानी पतला होता है तो ये आसानी से बह जाता है। और जो शहद होता है ये गाढ़ा होता है। अब शहद गाढ़ा होता है तो ये आसानी से नहीं बहेगा, धीरे धीरे बहेगा। तो अगर चाहे पानी हो चाहे शहद हो, इनकी जो परतें होती हैं तो आपस में जब ये प्रवाह करती हैं, बहती हैं, तो इनके बीच में एक घर्षण जैसे बल लगता है। इसी बल को ही, जो घर्षण बल लगता है ना, इसी बल को क्या बोला जाता है? श्यान बल या फिर विस्कस फोर्स कहा जाता है। और घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है, हमें सुविधा प्रदान नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, ये नहीं कह सकते। ये क्या करता है? हमेशा विरोध करता है। तो पानी पतला होता है तो इसमें क्या है? श्यान बल सबसे कम होगा, पानी का श्यान बल कम होगा। और जो शहद है वो गाढ़ा होता है तो इसका श्यान बल जो होता है, विस्कस फोर्स होता है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब विस्कस फोर्स क्या करता है? श्यान बल क्या करता है? ये गति का विरोध करता है, सुविधा प्रदान नहीं करता। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान, कुसुमावली, वाहिका विज्ञान, जिसको एंजियोलॉजी बोला जाता है, या फिर पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान। तो पुष्पीय पौधों के अध्ययन को हम सभी को पता है, इसको क्या बोला जाता है? कुसुमावली या फिर एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कई सारी रचनाओं का भी संग्रह आ जाता है एंथोलॉजी में। अब एग्रोलॉजी क्या होता है? तो एग्रोलॉजी होता है कृषि विज्ञान का अध्ययन, ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। मृदा विज्ञान यानी सॉइल का स्टडी, यानी मृदा का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक है। वहीं पे कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए। एक होता है फ्लोरिकल्चर, क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है फूलों का अध्ययन। क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बॉटनी में क्या आ जाता है? बॉटनी में आ जाता है पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो अगर प्लांट की स्टडी की बात की जाए तो पौधों का अध्ययन किस में आ जाएगा? बॉटनी में आ जाएगा। एंटोमोलॉजी किस में आ जाता है? तो एंटोमोलॉजी आ जाता है किस में? कीटों के अध्ययन में, ठीक है। अगर कीटों के अध्ययन की बात की जाए तो क्या होगा? एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और एक और होता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथो किसके लिए ये वर्ड यूज होता है? तो ये वर्ड होता है पक्षी के लिए। तो ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। और एंजियोलॉजी क्या होता है? तो ये ब्लड वाहिकाओं का जो ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन भी क्लियर हो गए कि किसके अध्ययन को कहा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। भले ही हमने प्रश्नों की संख्या कम की हो, पर हर एक प्रश्न से हम लगभग 4 से 5 प्रश्न हमने कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में आए हुए प्रश्न थे। तो आप इनको पढ़िएगा। इनके साथ साथ हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी और कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको भी साथ ही साथ पढ़ते चल रहे हैं। और कुछ डिटेल भी आपको मैं बताते चल रही, वो इंपॉर्टेंट डिटेल है, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। इससे आपका थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। यानी तीनों चीज़ें, एक तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही आपकी थ्योरी भी कवर होगी, कंप्लीट आपकी साइंस की तैयारी होगी। तो ये मैराथन सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे सीक्वेंस में सारी मैराथन क्लासेस अपलोड कराई जाएंगी, तो आप एक एक करके वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।